के लिए भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेसन को पढ़ने के लिए पहले ये जाना जाए सर प्रकाश क्या है, फिर बाद में प्रकाश के गुण देखा जाए, उसके बाद अगला टॉपिक है परावर्तन है, फिर अगला टॉपिक है अपवर्तन है। तो पहला ये देखा जाए सर प्रकाश क्या है। आइए प्रकाश के बारे में सुना जाए। प्रकाश क्या है, चलिए देखिए। प्रकाश की परिभाषा हमसे कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को प्रभावित कर वस्तुओं का ज्ञान कराता है। फिर एक बात सुनिए, प्रकाश में लिखेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों की रेटिना को प्रभावित कर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना। अगला टॉपिक आता है हमारे पास प्रकाश के गुण। अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण या प्रकाश का गुण। आइए देखिए प्रकाश का गुण क्या क्या है। पहला प्रकाश का गुण हमसे कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कौन सी रेखा में चलता है? पहला गुण हमसे कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद दूसरा गुण हमसे कहता है कि प्रकाश 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। कहने का मेरा मतलब ये है बच्चा, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है ना। तीसरा गुण हमसे कहता है कि प्रकाश हमारी आंखों की रेटिना को प्रभावित करता है। प्रकाश हमारी आंखों की रेटिना को क्या करता है? प्रभावित करता है। चौथा गुण हमसे कहता है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का, लिख दिया जाए, प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए ठीक है। इसके बाद 5वां गुण हमसे कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है तो बहुत ज़्यादा गुण, 5-6 देख लिया जाए, पर्याप्त इतना। तो प्रकाश की परिभाषा हमने क्या सीखा सर? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को प्रभावित कर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, प्रकाश कहलाता है। तो इसके बाद देखा जाए प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण में पहला गुण हमसे कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरा, प्रकाश हमारी आंखों की रेटिना को प्रभावित करता है। चौथा, प्रकाश का परावर्तन होता है। और 5वां, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, अगला हेडिंग लगाएंगे कॉपी में, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन होगा कब? प्रकाश का परावर्तन होने के लिए हमारे पास एक चिकना तल होना चाहिए। कैसा तल होना चाहिए? चिकना तल। आइए लिया जाए, मान लिया जाए हमारे पास x डैश एक चिकना तल है। फिर से बात सुना जाए, माना x डैश एक चिकना तल है जिसके एक तरफ में क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, कलई कर दिया। आइए कर दिया जाए। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि प्रकाश की किरण हो। प्रकाश का परावर्तन होगा कब? जब हमारे पास प्रकाश की किरण होगी तब। ठीक है ना। आइए चलिए देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए प्रकाश की किरण को हम परावर्तक तल पे क्या कर दिए? गिरा दिए। मतलब इस चिकने तल पे गिरा दिए। x डैश एक चिकना तल है, कहीं कहीं परावर्तक तल लिखा है वो भी सही है, कहीं कहीं चिकना तल है वो भी सही है। चाहे आप परावर्तक तल की चाहे चिकना तल की, दोनों बात सही है। ठीक है ना। आइए देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के लिए बच्चा कि प्रकाश की किरण को हम एक चिकने तल पर क्या करते हैं? गिरा देते हैं, या एक परावर्तक तल पे क्या करते हैं? गिरा देते हैं। अब आइए देखिए, जब प्रकाश की किरण को बच्चा चिकने तल पर गिराया जाता है तो ये प्रकाश की किरण परावर्तक तल को किसी न किसी बिंदु पे काटती है, और जिस बिंदु पे काटती है वह बिंदु मेरा कौन सा होता है? आपतन बिंदु होता है। ये लाइन फिर से समझिए, जब प्रकाश की किरण को आप चिकने तल पे या परावर्तक तल पे गिराएंगे तो ये प्रकाश की किरण या आपतित किरण इस परावर्तक तल को जिस बिंदु पे काटेगी वही बिंदु मेरा आपतन बिंदु होगा, और जहाँ पर आपतन बिंदु होता है वहाँ पर हमारे पास अभिलंब बनता है। क्या बनता है? अभिलंब। क्या बनता है? अभिलंब। आइए देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन या परावर्तन की परिभाषा सुनिए। परावर्तन की परिभाषा सुनिए, चित्र से परिभाषा देखिए, लिखेंगे आप कॉपी में, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है। फिर से एक बार सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के बाद
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण, और जो टकरा के चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपतित किरण का नाम मैं PQ कर दूं, PQ, और परावर्तित किरण मेरे पास क्या है, QR। इसमें आप पहले देखिए, इसमें आ कौन रहा है, टकरा के जा कौन रहा है, आ कौन रहा है सर, PQ। इसका मतलब PQ कौन सी किरण है, आपतित किरण है, और टकरा के ये जा रहा है ना, तो जो टकरा के जाए वो मेरे पास कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। कहने का मतलब ये आपतित किरण और ये कौन सी किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना। अब आगे देखिए, लिख दिया जाए थोड़ा, ये मेरे पास कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये मेरे पास क्या है, अभिलंब, अभिलंब, और ये मेरे पास क्या है, परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। आगे देखिए क्या मैं बोला, देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है, तवज्जो दिया जाए, आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसको स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जितना भी कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से 1 मिनट में सुन लिया जाए पूरा। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन बताया गया बच्चा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी तल पे गिरती है, तो जब प्रकाश की किरण तल पे गिरेगी तो ये प्रकाश की किरण परावर्तक तल को किसी न किसी बिंदु पर काटेगी, और जिस बिंदु पे काटेगी वहाँ पर क्या बनेगा, आपतन बिंदु, और जहाँ पर आपतन बिंदु बनता है वहाँ पर क्या बनता है, अभिलंब, ठीक है ना। देखिए, तो जो प्रकाश की किरण आए उसे आपतित किरण, और जो टकरा के चली जाए उसे कौन सी किरण, परावर्तित किरण। कहने का मतलब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये हमारे पास क्या है, अभिलंब। फिर और आगे सुनिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास, परावर्तन के नियम। ये तो परावर्तन की परिभाषा में बताया, अब परावर्तन का नियम देखा जाए। अगला टॉपिक हमारे पास है परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, हेडिंग लिख दिया जाए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, या प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए पहला नियम देखिए, चित्र में आप हमें बताइए, इसमें आपतित किरण कौन है, ये मेरे पास कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है, और ये हमारा क्या, अभिलंब। क्या ये तीनों अलग अलग स्थान पे कि एक ही तल पे है, एक ही बिंदु पे, एक ही बिंदु पे है ना। आपतित किरण क्यों पे आगे गिरी, अभिलंब क्यों से गया, परावर्तित किरण क्यों से वापस चली, मतलब टकरा के माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। पहला नियम हमसे कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पे या एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम सुनिए, दूसरा नियम सुनिए। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये आंकिक प्रश्न के लिए ये बात याद कर लीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। कोण I इज इक्वल टू कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। परीक्षा में आता है, यदि परावर्तन कोण 45 अंक है तो आपतन कोण कितना है, जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा, या जितना परावर्तन कोण होगा उतना मेरा आपतन कोण होगा, ठीक है ना। देखा जाए गोलीय दर्पण, अगला टॉपिक हमारे पास है गोलीय दर्पण। आइए देखिए गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण की परिभाषा हेडिंग से समझा जाए। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण में लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसको कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाए। गोलीय का मतलब गोले से काटकर बनाया जाए। आइए दिखा दिया जाए थोड़ा। मान लिया जाए कि हमारे पास एक गोला है, कांच का एक खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है, ठीक बना है, ठीक है।
देखिए एक मिनट, गोलीय दर्पण की परिभाषा हमसे कहता है ऐसा दर्पण जिसको कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाए। काट कर क्या किया जाए? बनाया जाए। अब बना करके जिसके एक पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, या जिसके एक पृष्ठ पर हम कलई या पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कलई या पॉलिश कर देते हैं। फिर से एक बार तवज्जो दिया जाए, क्या मैं बोला? गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है सर? ऐसा दर्पण जिसको कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाए, जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, ताकि पृष्ठ क्या बन सके? चमकदार बन सके। ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब आगे देखा जाए, गोलीय दर्पण हमारे पास बच्चा दो प्रकार का है। एक गोलीय दर्पण होता है उत्तल गोलीय दर्पण, अगला होता है अवतल गोलीय दर्पण। में प्रकार लिख दे रहा हूँ। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार का है। पहला प्रकार हमारे पास है सर उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण, और दूसरा प्रकार है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। आइए परिभाषा देख लिया जाए। उत्तल गोलीय दर्पण क्या है, अवतल गोलीय दर्पण क्या है? चलिए देखिए, उत्तल माने होता है उठा हुआ, अवतल माने होता है दबा हुआ। चलिए ठीक है, देखा जाए क्या है उठा है क्या दबा। आइए चलिए देखिए, उत्तल गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल गोलीय दर्पण में लिखेंगे आप कॉपी में, ऐसा गोलीय दर्पण। चित्र में बना के समझाओ तो ज़्यादा बेहतर। देखो ये मेरे पास एक गोलीय दर्पण है, ध्यान से सुनिए। चलिए ठीक है, देखिए उत्तल माने होता है उठा हुआ, तो उत्तल गोलीय दर्पण में लिखेंगे सर ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हो, अर्थात दबे तल पर क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए। दबे हुए तल पर क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए। तो उत्तल गोलीय दर्पण सर ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा होता है और जिसके दबे तल पर हम क्या कर देते हैं? कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार अगला हमारे पास है, ये हमारे पास है उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। अब आइए समझ लिया जाए अवतल गोलीय दर्पण। अवतल माने होता है दबा हुआ, समझ गए होगे, परावर्तक तल क्या हो? दबा हो। चलिए देखिए, अवतल गोलीय दर्पण में लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो, अर्थात इसके उभरे तल पर कलई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। ये मेरे पास अवतल गोलीय दर्पण है। ठीक है ना? तो गोलीय दर्पण की परिभाषा मैं क्या बोला? ऐसा दर्पण जिसको कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, उत्तल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। उत्तल माने उठा, अवतल माने दबा, तो उत्तल गोलीय दर्पण में लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हो, अर्थात दबे हुए तल पर कलई कर दिया जाए। ठीक है ना? फिर दूसरा प्रकार है अवतल गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हो, अर्थात उभरे तल पर क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए। ठीक है ना? ये हमारे पास उत्तल गोलीय दर्पण है और ये हमारे पास अवतल गोलीय दर्पण है। ठीक, दर्पण का ध्रुव हमारे पास अगला टॉपिक है। मैं दर्पण बना दिया हूँ, कमेंट में बताइएगा कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। मैं नहीं बताऊँगा, कमेंट में बताइएगा कौन उत्तल है, कौन अवतल है। ठीक है ना? देखिए, दर्पण का ध्रुव में लिखेंगे आप, ध्रुव की परिभाषा क्या है? चाहे हमारे पास उत्तल गोलीय दर्पण हो, चाहे हमारे पास अवतल गोलीय दर्पण हो। ठीक है ना? केवल मैं कहूँगा गोलीय दर्पण। ठीक है ना? देखिए, ध्रुव में लिखेंगे गोलीय दर्पण के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु लिया जाता है। ठीक है ना? गोलीय दर्पण के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु लिया जाता है वही बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है ना? फिर एक बार वापस सुनिए, गोलीय दर्पण के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु होता है उसी बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आप कमेंट में बताइए कौन उत्तल है, कौन अवतल है। मैं भी नहीं जानता कौन उत्तल है, कौन अवतल है। अगला टॉपिक हमारे पास है वक्रता केंद्र।
ठीक है ना। आइए चलिए देखिए, अगला टॉपिक है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए देखिए, चाहे हमारे पास उत्तल गोलीय दर्पण हो चाहे अवतल गोलीय दर्पण हो, प्रत्येक दर्पण को किसी न किसी कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। फिर से ये लाइन सुनिए, वक्रता केंद्र की परिभाषा बाद में समझा जाए। मैं कहा बच्चा, चाहे मेरे पास उत्तल गोलीय दर्पण हो चाहे मेरे पास अवतल दर्पण हो, अवतल गोलीय दर्पण हो, प्रत्येक को किसी न किसी कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। अब परिभाषा सुनिए, वक्रता केंद्र में लिखेंगे गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण किसी न किसी कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया है ना, ये गोलीय दर्पण किसी न किसी कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया है। पहले मैं कांच का वो गोला मैं पूरा कर दूं, इस पृष्ठ के लिए गोला इधर बनेगा कि इस पृष्ठ के लिए गोला इधर बनेगा, इधर बनेगा। ये बना दिया जाए, थोड़ा समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब परिभाषा सुनिए, अरे जब बच्चा गोला बनाओगे तो कहीं ना कहीं गोले का केंद्र जाएगा ना, तो मान लिया सी गोले का केंद्र है, सी गोले का केंद्र है। आइए देखिए, वक्रता केंद्र में लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले का जो केंद्र होता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से ये लाइन सुनिए, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले का जो केंद्र होता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है मुख्य अक्ष। आइए देख लिया जाए, अगला टॉपिक है हमारे पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा ध्यान से सुनिए, क्या मैं बोला आप क्या समझे। देखिए, वक्रता केंद्र की परिभाषा, गलत बोल दिया, मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है। आइए देखिए, मुख्य अक्ष की परिभाषा हमसे कहता है ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है, ये मेरा क्या है, ध्रुव। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को, किसको किसको मिलाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का या गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एकदम सेम यही परिभाषा है। जहाँ मैं केंद्र कहा था वहाँ मैं त्रिज्या कह दूंगा, परिभाषा बन गई। देखो, वक्रता त्रिज्या में लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से बताया जाए, है ना। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा फिर से एक बार सुनिए। मैं बोला बच्चा, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को कहीं कहीं किताब में कैपिटल आर दिखाया है, ये भी सही है, कहीं कहीं स्मॉल आर दिखाया है, ये भी सही। चाहे आप कैपिटल आर लो, स्मॉल आर, ठीक है ना, चाहे कैपिटल आर लिया जाए चाहे स्मॉल आर लिया जाए। इसके अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। इसको समझने से पहले आइए चित्र समझ लिया जाए, बाद में परिभाषा देखा जाए। ठीक है ना। देखिए, परिभाषा बताने के लिए मैं अवतल गोलीय दर्पण उत्तल गोलीय दर्पण में दोनों बना के चित्र बना के समझाऊंगा। ठीक है ना। फिलहाल मैं अवतल गोलीय दर्पण बना रहा हूँ। अवतल गोलीय दर्पण की परिभाषा भी मैं पीछे बताया था। अवतल माने होता है दबा हुआ ना, तो अवतल गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल दबा होता है और इसके उभरे तल पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है ना। ये मेरे पास अवतल गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण। अभी हमने पीछे देखा, क्या देखा, दर्पण के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु लिया जाता है उसे हम पोल कहते हैं। हाँ, दर्पण के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु लिया जाता है, मुझे लगता है मैं ज़्यादा नीचे ले लिया हूँ, आइए इसको मिटा दिया जाए थोड़ा। अवतल दर्पण के ठीको ठीक मध्य में जो बिंदु लिया जाता है उसे हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ,
इसके लिए जब मैं गोला बनाऊंगा इधर बनेगा कि इस साइड बनेगा? बच्चा जब इस दर्पण के लिए आप पूरा गोला बनाओगे तो गोला इधर ही तो इसे बनेगा, और जहाँ गोला बनेगा वहीं पर गोले का क्या होगा? केंद्र। जहाँ पर सी गोले का क्या है? केंद्र है। हाँ कि ना? हाँ। मुख्य अक्ष की परिभाषा हमने क्या बताया? सर ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना? ये हमारा मुख्य अक्ष है। लिख दूँ कि समझ गए? लिख दूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मुख्य अक्ष परिभाषा याद हो गई ना? ध्रुव केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा। आइए देखिए, हमने प्रकाश की किरण को लिया, कैसे लिया? मुख्य अक्ष के लंबवत लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर लिया? यहाँ पे बच्चा प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है ना? हाँ सर, समांतर है। आइए परिभाषा देखा जाए। आप लिखेंगे परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। वास्तव में ये मुख्य फोकस में किसके लिए बताया? उत्तल के लिए कि अवतल के लिए? सर आप बताएं, अवतल के लिए। और जब आप, मैं अवतल के लिए बताया हूँ, जब आप उत्तल गोलीय दर्पण में बताएंगे तो वहाँ पे प्रकाश अवतल गोलीय दर्पण है। तो अवतल गोलीय दर्पण में, अवतल गोलीय दर्पण के लिए जब आप मुख्य फोकस को परिभाषित करेंगे तो ऐसे बताएंगे। देखिए कैसे, ये अवतल गोलीय दर्पण है ना। अब मैं मुख्य फोकस को किसके लिए बता रहा हूँ? अवतल गोलीय दर्पण के लिए। परिभाषा देखना, अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, किसके बाद? परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है वही बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है ना? अवतल में प्रकाश की किरणें मिलती है, उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती है, यही फर्क है। ठीक है ना? इसमें वास्तव में मिलती है, थोड़ा चित्र गलत है, अब एकदम सही है। ठीक है ना? तो वो वाला बताइए। अब आइए मुख्य फोकस को परिभाषित किया जाए, किसके लिए? उत्तल गोलीय दर्पण के लिए। अब पीछे पढ़ा गया है, उत्तल गोलीय दर्पण बताया जा चुका है सर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन तल उठाओ और दबे हुए तल पर क्या कर दिया जाए? पालिश कर दिया जाए। ठीक है ना? आइए चलिए देखिए, अभी हमने फिर बताया था कि दर्पण के ठीक मध्य में बच्चा जो बिंदु लिया जाता है उसे हम दर्पण का क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक, इस पृष्ठ के लिए गोला इधर कि इधर? सर इस दर्पण के लिए गोला इधर होगा। और जब गोला आप इधर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं गोले का केंद्र जाएगा। जी सर जाएगा, जहाँ पर सी क्या गोले का केंद्र है। परिभाषा फिर से एक बार देख लिया जाए, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या बनती है? ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। अब आइए देखिए, प्रकाश की किरण को हमने मुख्य अक्ष के क्या दिखाया? लंबवत की समांतर। यहाँ पे बच्चा प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के कैसे चल रही है? समांतर चल रही है ना? हाँ। अब देखिए, अच्छा ये उत्तल गोलीय दर्पण है ना कि अवतल गोलीय दर्पण है? सर ये हमारे पास उत्तल गोलीय दर्पण है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बहुत शानदार एक बात समझिए, देखिए पहले मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें है ना, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अचल करके उत्तल गोलीय दर्पण पे गिरती है, तो उत्तल गोलीय दर्पण क्या करता है? परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है ना? इसमें आप ये मुझे बताओ, कौन सा प्रकाश रहा है? ये वाला प्रकाश आ रहा है ना, तो जो आए वो आपतित और जो टकरा के चला जाए वो मेरा परावर्तित। तो ये कौन सा प्रकाश है? परावर्तित। और ये वाला कौन सा प्रकाश है? आपतित। अब एक मिनट सुनिए, जब प्रकाश की किरण आके उत्तल गोलीय दर्पण से टकराई तो उत्तल गोलीय दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया, फैला दिया, है ना? अब इसमें आप ये बताइए, फैला हुआ प्रकाश कौन है? ये वाला प्रकाश है कि ये वाला प्रकाश है? सर ये वाला प्रकाश है ना। तो जो परावर्तित प्रकाश है, जो फैला हुआ प्रकाश है, अगर उसको मैं ज़बरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ज़बरदस्ती पीछे की तरफ क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो ऐसा आभास होगा
कि ये प्रकाश की किरणें जो फैली हुई प्रकाश की किरण है, जो परावर्तित प्रकाश की किरण है, ऐसा आभास होगा यहीं से निकलता हुआ प्रतीत होगा, यहीं से निकलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है ना। अब देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप कापी में उत्तल गोलीय दर्पण में लिखेंगे उत्तल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से निकलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। जिस बिंदु से निकलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, वही बिंदु उत्तल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है ना। अगली परिभाषा हमारे पास है फोकस दूरी। अगली परिभाषा है फोकस दूरी। आइए देख लिया जाए, लास्ट टॉपिक है फोकस दूरी। परिभाषा देखिए, ये मेरा क्या है, ध्रुव है, ये मेरा क्या है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस बिंदु है। ठीक है ना। तो देखिए फोकस दूरी की परिभाषा बनी सर, ध्रुव और फोकस बिंदु की बीच की दूरी को, किसके किसके बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस बिंदु की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको इस आलेख से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ध्रुव और फोकस बिंदु की जो बीच की दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको इस आलेख से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तवज्जो दिया जाए यहाँ पे, यहाँ पर अवतल गोलीय दर्पण है ना, अवतल गोलीय दर्पण में फोकस दर्पण के सामने है और उत्तल में फोकस दर्पण के पीछे है। यहाँ पीछे फोकस बिंदु है, यहाँ पे सामने फोकस बिंदु। ठीक है ना। ऐसे में एक और परिभाषा है फोकस तल। कौन तल, फोकस तल, फोकस तल। मन कहेगा इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ फोकस तल मना के काट। परिभाषा है फोकस तल। फोकस तल की परिभाषा यही बोल देना, वो अगला टॉपिक, वो लास्ट टॉपिक नहीं तो ये लास्ट टॉपिक। चलिए ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे पास फोकस तल है। आइए इसकी डिफिनेशन परिभाषा समझा जाए क्या है। चलिए देखिए, फोकस तल में लिखेंगे आप कापी में, चलिए देखिए फोकस तल में लिखेंगे ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरे। कहाँ से गुजरे, ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरे और साथ साथ मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, ऐसे तल को फोकस तल कहते हैं। कौन तल कहते हैं, फोकस तल। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, ऐसा तल, ऐसा तल, ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरे और साथ साथ मुख्य अक्ष पर क्या हो, लंबवत हो, तो ऐसे तल को हम फोकस तल कहते हैं। आइए आज का अगला टॉपिक देखा जाए। सही है। आइए आज का अगला टॉपिक देखा जाए, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम या गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। आइए नियम समझ लिया जाए, चाहे उत्तल गोलीय दर्पण हो चाहे अवतल गोलीय दर्पण हो, प्रत्येक दर्पण के द्वारा समझ लिया जाए प्रतिबिंब बनाया कैसे जाएगा। पहले नियम समझा जाए, बाद में सीखा जाए प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा। ठीक है ना। आइए समझा जाए। पहला नियम आइए देखा जाए, पहला नियम क्या है। देखिए ये मेरे पास अवतल गोलीय दर्पण है और एक हमारे पास उत्तल गोलीय दर्पण है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि दर्पण के ठीक मध्य में जो बिंदु होता है उसे हम पोल कहते हैं, बताया गया है। इस दर्पण के लिए गोला इधर बनेगा और जब गोला इधर बनेगा तो गोले का केंद्र इधर होगा। अब पीछे पढ़ाया जा चुका है कि ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष होती है। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ठीक एकदम इसी प्रकार यहाँ पर भी है। ये मेरे पास पोल है, ध्रुव है, ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है। आइए पहला नियम देखा जाए।
गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम ध्यान से समझा जाए, मैं समझा के आ रहा हूँ। देखो, ये मेरे पास अवतल गोलीय दर्पण है और ये हमारे पास उत्तल गोलीय दर्पण है। अब पहला नियम समझा जाए। पहला नियम है अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। फिर से एक बार वापस से सुनिए। अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। पहला नियम हमसे ये कहता है, क्या कहता है? अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। पहला नियम, ठीक है। के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम देखा जाए। दूसरा नियम हमसे कहता है बच्चा, आइए देखिए दूसरा नियम क्या है। देखो, पहला नियम बताया जा चुका है, दूसरा नियम सुनिए। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरे, कहाँ से गुजरे? अगर यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर बन जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या बन जाती है? समांतर। फिर से एक बार पहला नियम सुनिए। पहला नियम में बताया अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम देखिए। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरे, कहाँ से गुजरे? कहाँ से होकर गुजरे? फोकस बिंदु से होकर गुजरे तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या बन जाती है? समांतर। ठीक है ना। आइए तीसरा नियम देख लिया जाए। तीसरा नियम देखा जाए अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा। देखिए, ये मेरे पास अवतल गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल गोलीय दर्पण है जिसके ऊपरी तल पर हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है ना। और आप लोग ये जानते हैं कि पोल है, मुख्य अक्ष है। आइए तीसरा नियम देखिए। ये मान लीजिए कि ये मान लिया जाए सी गोले का क्या है? वक्रता केंद्र है। सी गोले का वक्रता केंद्र या गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। तीसरा नियम देखिए। यदि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरे, कहाँ से होकर गुजरे? तीसरा नियम हमसे कहता है यदि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यही तीन नियमों में से कोई भी दो नियम लगा के किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बनाएंगे। फिलहाल ये मैं अवतल वाला बताया हूँ, अभी मैं उत्तल वाला बाद में बताता हूँ। ठीक है ना। उत्तल में भी यही नियम है, टू कॉपी यही नियम है। अभी उत्तल दर्पण वाला देखा जाए। फिर से एक बार तीनों देख लिया जाए। पहला नियम में क्या बताया? देखिए, अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम है। 3 में से पहला नियम में क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। पहला नियम। दूसरा नियम देखिए। यदि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरे तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या बन जाती है? समांतर। तीसरा नियम हमसे कहता है यदि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरे, कहाँ से गुजरे? यदि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यही 3 में से 2 नियम लगा के किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। आइए प्रतिबिंब बनाना सीख लिया जाए अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा। रोक दो। आइए सीखा जाए अवतल गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया कैसे जाए। चलिए देखिए, पहली स्थिति देखिए। इसमें बच्चा 6 स्थितियाँ हैं। कई स्थितियाँ हैं? 6 स्थितियाँ, और 6 स्थितियों पर अध्ययन करेंगे आज। ठीक है ना। चलिए देखिए, अवतल गोलीय दर्पण पहले बनाइए। अवतल गोलीय दर्पण सर ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल दबा होता है। पढ़ाया जा चुका है पीछे। ये मान लीजिए हमारे पास एक अवतल गोलीय दर्पण है जिसके ऊपरी तल पर हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है ना। चलिए देखिए, और ये हमें पता है सर, बीच में जो पॉइंट लिया जाता है उसे हम पोल कहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। और ये भी पता है सर, ये मेरा क्या है? अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष है। ठीक है ना। पहली स्थिति देखिए, वस्तु को मैं इतनी दूर रख दूं मतलब अनंत पे रख दूं। कहाँ रख दूं? वस्तु को अनंत पे रख दिया जाए। आइए रख दिया जाए। मान लिया जाए हमारे पास ए बी एक वस्तु है जो बहुत दूर है, जो कहाँ पे? इनफाइनाइट पे, अनंत पे। आगे देखिए और समझिए। माना ए बी हमारे पास एक वस्तु है जो कहाँ पर है सर? इनफाइनाइट पे, अनंत पे। इसलिए इसको मैं डॉटेड बना दिया। ठीक है। इसका मतलब वस्तु कहाँ पे? अनंत पे। वस्तु कहाँ पे? अनंत पे। ठीक है ना। आइए चलिए देखिए।
तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम पीछे बताया गया है, 3 में से 2 नियम लगाएंगे और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। आइए पहला नियम देखा जाए। वस्तु बच्चा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे ना। आइए प्रतिबिंब बनाइए। चलिए देखिए, एक प्रकाश की किरण को हमने मुख अक्ष के समांतर लिया। क्या लिया, मुख अक्ष के एकदम समांतर। और जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है, सर आप बता चुके हैं, जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। बात समझ पाए। पहला नियम यही तो बताया गया है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है ना। आइए यहाँ पर भी ऐसे बना दिया जाए। एक प्रकाश की किरण को हमने क्या लिया, मुख अक्ष के समांतर लिया। हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, वस्तु मेरे पास कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। वस्तु मेरे पास कहाँ पे, अनंत पे है। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे, फोकस पे काट रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है, अगर वस्तु इनफाइनाइट पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु इनफाइनाइट पे है, लिख दूँ मैं, अगर ए बी वस्तु इनफाइनाइट पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे आएगा, फोकस पे आएगा। सर कैसा आएगा, देखिए, अनंत पे है तो वस्तु बहुत बड़ी होगी। ठीक है ना। तो जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना कैसा है सर, उल्टा बना है, बिंदुवत बना है और वस्तु से छोटा बनता है। फिर से एक बात सुनिए, अगर वस्तु अनंत पे है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे है। कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणें खुद ब खुद काट रही है। ठीक है ना। वास्तविक है, बिंदुवत है और वस्तु से क्या है, छोटा है। पहली स्थिति हो गई। आइए दूसरी स्थिति देखा जाए। चलिए देखिए, एक मिटाओ चलो कि बना। चलिए आगे देखिए, ये मेरे पास अवतल गोलीय दर्पण है। हमें पता है सर, अवतल गोलीय दर्पण के ऊपरी तल पर कलई कर देते पॉलिश, और जिसका परावर्तक तल दबा होता है। ये तो बताया जा चुका है आप लोगों को। ये हमें पता है सर, ये क्या है, मुख अक्ष है। ठीक है ना। ये क्या है, मुख अक्ष है। अब आगे देखिए, अगर इस गोलीय दर्पण को, अवतल गोलीय दर्पण को ध्यान से देखा जाए तो इसके लिए बच्चा गोला ऐसे बनेगा ना। और जब गोला इधर बनेगा तो कहीं ना कहीं गोले का केंद्र जाएगा। मान लिया जाए सी गोले का केंद्र है, सी गोले का क्या है, केंद्र है। ठीक है ना। आइए देखिए, वस्तु पहली स्थिति में कहाँ पर हुई, कहाँ पर थी, अनंत पे, अनंत पर थी ना। अब किसी वस्तु को मैं किसके बीच रख दूंगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दूंगा। वस्तु को किसके बीच में रख दिया जाए, वस्तु ए बी को मैं किसके बीच रख दिया, वस्तु ए बी को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार वस्तु को हम आगे की तरफ खसकाते लेके चले जाएंगे, खसकाते हुए आगे की तरफ आएंगे। तीसरी स्थिति बनेगी कि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दिया जाए। चौथी स्थिति बनेगी, वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रख दिया जाए। पांचवी स्थिति बनेगी, वस्तु को फोकस पे रख दिया जाए। छठवीं स्थिति बनेगी, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए। मेरे कहने का मतलब ये बच्चा, अब वस्तु को हम आगे की तरफ खिसकाते हुए आएंगे, आगे की तरफ खिसकाते हुए आएंगे। ठीक है ना। पहली बात, वस्तु कहाँ पे थी, अनंत पे थी। अब की बार कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसके बाद कहाँ पे रख देंगे, वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र पे। ठीक है ना। इसके बाद वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे। उसके बाद वस्तु को फोकस पे रख देंगे। उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे। ठीक है ना। आइए स्टेप बाय स्टेप देखा जाए। चलिए देखिए, फिलहाल हमारे पास वस्तु ए बी किसके बीच में रखी, फिलहाल वस्तु ए बी अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है। तो इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। आइए बनाया जाए। ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम बताया जा चुका है और 3 में से मैं पहला नियम लगाया। देखिए, एक प्रकाश की किरण हमने मुख अक्ष के समांतर लिया। कैसे लिया, मुख अक्ष के क्या लिया, समांतर। और हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद बच्चा जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ठीक है ना। पहला नियम ये बताया गया है कि अगर प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है ना। ठीक है। आइए दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम देखिए, अगर प्रकाश की किरण को मैं वक्रता केंद्र सी से गुजार दूं। ठीक है ना। और हमें पता है सर, अगर कोई भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है ना।
ठीक है ना। फिर दोनों किरणें परावर्तन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, और जब दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटेगी तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो ये दोनों किरणें यहीं पर काट रही है ना, तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा? ए डैश बी डैश। सर बना कैसा? देखिए वस्तु ए बी अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब किसके किसके बीच आ रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ रहा है। कैसा आ रहा है? पहली बात वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब उसका छोटा है, हाँ कि ना। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, पहली बात देखिए बन कैसे रहा है, तो प्रतिबिंब बन कैसे रहा? देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है ना। तो प्रतिबिंब छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। उल्टा कैसे है? वस्तु मुँह कक्ष के ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब कहाँ है? मुँह कक्ष के नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। सर वास्तविक कैसे है? क्योंकि ये दोनों किरणें खुद ब खुद काट रही है, वास्तव में काट रही। जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें खुद ब खुद वास्तव में काटे तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, और जब जबरदस्ती प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रकाश की किरण को जबरदस्ती आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब प्रतिबिंब आभासी, ठीक है ना। आइए तीसरा देखा जाए। अब की बार वस्तु को मैं कहाँ रख दूंगा? इसी वस्तु ए बी को उठा करके वक्रता केंद्र सी पे रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे? वक्रता केंद्र सी पे रख देंगे। आइए रख दिया जाए। तीसरी शर्त है कि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? वक्रता केंद्र पे रख दिया जाए। आइए रख दिया जाए। देखिए ये मेरे पास एक अवतल गोलीय दर्पण है, एक अवतल गोलीय दर्पण है, और अवतल गोलीय दर्पण हमें पता है सर क्या है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पता है सर अवतल गोलीय दर्पण का ये क्या है? मुख अक्ष है। वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को वक्रता केंद्र सी पे रखना है, रख दिया जाए। चलिए देखिए सी मान लिया जाए क्या है? सी गोले का केंद्र है या गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब की बार मैं वस्तु ए बी को यहीं पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया? ए बी को कहाँ रख दिया? वक्रता केंद्र सी पे रख दिया। आइए देखिए, अब आइए इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाइए। चलिए देखिए पहला नियम हमें पता है सर, क्या पता है? जो भी प्रकाश की किरणें बच्चा मुख कक्ष के समांतर चलती है। कैसे चलती है? जो भी प्रकाश की किरणें, फिर से एक बार देखिए, जो भी प्रकाश की किरणें मुख कक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। पहला नियम एकदम क्लियर। आइए अगला देखा जाए। हमें यह भी पता है कि एक प्रकाश की किरण किस में लिया, कहाँ से होकर गुजरे? एक प्रकाश की किरण लिया जो फोकस बिंदु से गुजरे। कहाँ से गुजरे? फोकस बिंदु से गुजरे। कहाँ से गुजरे? फोकस बिंदु से गुजरे। आइए अब की बार वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को उठा के करके कहाँ पर रख देंगे? वक्रता केंद्र सी पर रख देंगे, ठीक है ना। आइए रख दिया जाए। चलिए देखिए ये हमारे पास क्या है? एक अवतल गोलीय दर्पण है, और बरसों जानते हो अवतल गोलीय दर्पण क्या है। चलिए ठीक है, और ये भी हमें पता है ये अवतल गोलीय दर्पण का मुख अक्ष है, ठीक। वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को वक्रता केंद्र सी पे रख देना है। आइए रख दिया जाए। सी मेरे पास क्या है? वक्रता केंद्र है। वस्तु को उठा करके मैं यहीं पर रख दिया। वस्तु को उठा करके यहीं पर हमने क्या कर दिया? रख दिया। ए बी को हम वक्रता केंद्र पे क्या कर दिए? रख दिए। आइए वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाए। आइए बना दिया जाए। प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला नियम हमें पता है, आप लोगों को भी पता है। पहला नियम मैं लगाया क्या? एक प्रकाश की किरण हमने लिया मुख अक्ष के समांतर, ठीक है ना। और हमें पता है सर जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? परावर्तन के बाद सर फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। चलिए देखिए परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। चलिए ठीक है। दूसरा नियम देखिए, यदि कोई भी प्रकाश की किरण बच्चा कहाँ से होकर गुजरे? फोकस बिंदु से गुजरे। कहाँ से गुजरे? और जब प्रकाश की किरण बच्चा फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। एक प्रकाश की किरण हमने लिया जो फोकस बिंदु से गुजरती है। फिर से बात देखिए, जब प्रकाश की किरण बच्चा फोकस बिंदु से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष की क्या बन जाती है? समांतर, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश की किरण बच्चा जब फोकस बिंदु से गुजरी तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष की क्या हो गई? समांतर। तो दोनों किरणें एक दूसरे को काटी और जहाँ पे काटा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। कैसे बना? देखो
वस्तु ए बी वक्रता केंद्र पे है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही है, बट कैसे है, नीचे है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है, उल्टा है, वास्तविक है, और जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब है। इसको आप याद कर लीजिए। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसे बनेगा, जितने बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। तो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। अब प्रकाश की किरणें खुद ब खुद काटती है परावर्तन के बाद, इसलिए प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है, ठीक है ना। ये कब, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख देंगे तब। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखा जाए। अब की बार वस्तु को आगे ले आएंगे, कहाँ, किसके किसके बीच। जब वस्तु को आप आगे लाएंगे तो किसके किसके बीच आएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगला हेडिंग बनेगा कि जब वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लाके रख दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद वस्तु को उठा करके फोकस के बीच में, उसके बाद वस्तु को उठा करके ध्रुव और फोकस के बीच में रख देंगे। किसके किसके बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है ना। आइए अगला टॉपिक देखिए। फिलहाल वस्तु को हमको कहाँ से कहाँ लाना है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। आइए रख दिया जाए। चलिए देखिए, ये मेरे पास एक अवतल गोलीय दर्पण है, आइए बना दिया जाए। ये अवतल गोलीय दर्पण है, अवतल गोलीय दर्पण ए बी को उठा करके किसके किसके बीच रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है, ठीक है ना। आइए रखा जाए। ये हमको पता है सर पोल है, और ये भी पता है मुख अक्ष है। बार बार क्या बताना है, ये क्या है, मुख अक्ष है, ठीक है ना। आइए चलिए देखिए, अब की बार वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया जाए। ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है, और एफ मेरा क्या है, फोकस है। आइए वस्तु को इन्हीं दोनों के बीच में रख दिया जाए। आइए रख दिया जाए, रख दिया गया। ए बी को किसके किसके बीच में रख दिया गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया गया, ठीक है ना। चलिए देखिए थोड़ा, पहला नियम देखिए। पहला नियम बताया गया है कि जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है, तवज्जो दिया जाए बच्चा, जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। आया, फोकस बिंदु से गुजरती, ठीक है ना। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम देखिए, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरे, कहाँ से गुजरे, फोकस बिंदु से गुजरे, तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया जो कहाँ से होकर गुजरी, फोकस बिंदु से गुजरी है ना। और जो भी प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से गुजरती है परावर्तन के बाद मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। तो समांतर जब होती है दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, और जहाँ पे काट देती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। क्या क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, ठीक है ना। बना कैसा देखिए, वस्तु ए बी इतना है और ए डैश बी डैश, अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से कहाँ है, बड़ा है, ठीक है ना। तो बना कैसा देखिए, लिखेंगे जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब उल्टा बना, क्योंकि वस्तु मुख अक्ष के ऊपर की तरफ और प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे की तरफ है, तो इसलिए प्रतिबिंब उल्टा। तो क्या क्या बना, प्रतिबिंब उल्टा बना, और दोनों किरणें एक दूसरे को खुद ब खुद काटती है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बना। उल्टा बना, वास्तविक बना। और जो ये प्रतिबिंब बना है वस्तु की तुलना में कुछ बड़ा है कि नहीं बना, बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है ना। लेकिन वस्तु को कहाँ कहाँ रख दिया जाए, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया जाए तब, ठीक है ना। अब की बार अगला हेडिंग है, अगला कि वस्तु ए बी को उठा के कहाँ पे रख दिया जाए, फोकस पे रख दिया जाए। कहाँ पे रख दिया जाए, फोकस पे। आइए रख दिया जाए फोकस पर। अब की बार वस्तु को उठा करके कहाँ रख दिया जाए, फोकस पे रख दिया जाए। कहाँ पे रख दिया जाए, फोकस पे। आइए रख दिया जाए। वस्तु ए बी को हमने उठा के कहाँ रख दिया, फोकस पर रख दिया। आइए रख दिया जाए। ए बी क्या है, एक वस्तु है जो कहाँ पे है सर, फोकस पे, ठीक है ना। आइए नियम लगा लिया जाए थोड़ा। चलिए देखिए, पहला नियम हमने लगाया, एक प्रकाश की किरण हमने लिया मुख अक्ष के समांतर, ठीक है ना। पहला नियम हमने लगाया, एक प्रकाश की किरण हमने लिया मुख अक्ष के समांतर। हमें पता है सर जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, ठीक है ना। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर है, और जो भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर चलती है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, ठीक है ना। तनी रोक देते तो चित्रवा तनी कठिन है, बना लो पहले।
एक दूसरी प्रकाश की किरण को हमने अवतल गोलीय दर्पण पे गिराया और जैसे ही दूसरी प्रकाश की किरण अवतल गोलीय दर्पण पे जाके गिरती है और टकरा के पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण का गिरना और परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जानी चाहिए, गोले के मतलब गोले के केंद्र से या वक्रता केंद्र से। फिर से ये लाइन सुनिए, देखिए, जब दूसरी वाली प्रकाश की किरण अवतल गोलीय दर्पण से टकरा के पुनः उसी मार्ग से क्या आ जाती है, वापस लौट आती है। तो प्रकाश की किरण का गिरना और टकरा करके फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रकाश की किरण कहाँ तक जाएगी, वक्रता केंद्र सी से। अब देखिए, अगर दोनों किरणों को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो दोनों एक दूसरे के समांतर है ना। फिर से एक बार देखो, अगर प्रकाश की किरण को मैं आगे की तरफ बढ़ाता रहूँ, एक दूसरे को काटेगा नहीं काटेगा, क्योंकि दोनों किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर। अगर समांतर है तो इसका मतलब ये कि प्रतिबिंब कहाँ पे जाएगा, अनंत पे। कहाँ पे जाएगा, अनंत पे। तो फिर से एक बार सुनिए, जब हम वस्तु को फोकस पे रख देंगे, कहाँ रख देंगे, जब हम वस्तु को फोकस पे रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर जाएगा, अनंत पे। क्यों, क्योंकि दोनों किरण एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है ना। फिर अगला टॉपिक क्या है, वस्तु AB को किसके बीच रख देंगे, वस्तु AB को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, चलिए रख दिया जाए। वस्तु AB को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए, चलिए रख दिया जाए। तो AB को हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया। आइए प्रतिबिंब बना दिया जाए। प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा। पहला नियम देखिए, ये एक प्रकाश की किरण हमने लिया मुकज के समांतर, और हमें पता है सर जो भी प्रकाश की किरण मुकज के समांतर चलेगी, परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी, फोकस बिंदु से। परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। ठीक है ना। और एक प्रकाश की किरण हमने और लिया जिसको अवतल गोलीय दर्पण में हमने गिराया। जैसे ये दूसरी वाली प्रकाश की किरण जब अवतल गोलीय दर्पण से टकराती है तो टकरा के पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण का गिरना और टकरा के उसी मार्ग से वापस लौट जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये प्रकाश कहाँ होकर जाएगा, गोले के केंद्र से। ठीक है ना। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये प्रकाश की किरण, दूसरी वाली प्रकाश की किरण जब अवतल गोलीय दर्पण पे आके गिरती है या अवतल गोलीय दर्पण से टकराती है, तो जैसे टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। टकरा कर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो प्रकाश कहाँ से गुजरना चाहिए, वो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सीधे क्या होती है, गुजरती है। ठीक है ना। अगर इन्हीं दोनों किरणों को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा। ठीक है ना। अगर इन्हीं दोनों किरणों को मैं जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ा दूं, कहाँ बढ़ा दूं, अगर इन दोनों किरणों को जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, आइए बढ़ा दिया जाए। और जब इस किरण को मैं जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, पीछे की तरफ, ठीक है ना। अब आइए देखिए, इस किरण को भी पकड़कर कहाँ बढ़ा दिया जाए, पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए। जब आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं काटेगा। थोड़ा सा मैं मुखच को भी आगे की तरफ बढ़ा दूं, इसकी तरफ। ठीक है ना। अब देखिए, दोनों किरणें एक दूसरे को काटी ना, और जहाँ पे काटा वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बना। सर कैसा, A डैश B डैश प्रतिबिंब बन गया। बना कैसा, आइए देखिए। जैसे मेरे पास वस्तु है उसी की दिशा में प्रतिबिंब है कि नहीं, इसका मतलब ये कि प्रतिबिंब बच्चा सीधा है, वस्तु से बड़ा है, क्या आभासी है कि वास्तविक है। प्रकाश की किरण खुद ब खुद काट रही है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरणों को मैं जबरदस्ती कटवा रहा हूँ। सर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम जबरदस्ती प्रकाश की किरणों को आगे की तरफ क्या कर दिए, बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। जब काम जबरदस्ती होगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल फिर से एक बार सुनिए, जब वस्तु AB को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। उत्तल गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल उठा होता है, अर्थात दबे हुए तल पर हम क्या कर देते हैं, कलई करते हैं। आइए कलई कर दिया जाए। दबा हुआ तल ये तो बच्चा, आइए कलई कर दिया जाए। हमें पता है दर्पण के ठीकों ठीक मध्य में जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आइए देखिए, दर्पण के ठीकों ठीक मध्य में जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर उत्तल गोलीय दर्पण को बच्चा देखा जाए तो इस उत्तल गोलीय दर्पण के लिए गोला इधर बनेगा ना,
तो इस उत्तल गोलीय दर्पण के लिए जब पूरा इधर बनेगा तो कहीं ना कहीं गोले का केंद्र जाएगा ना। और हमें पता है सर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष। ये हमारा क्या है, मुख अक्ष है। आइए समझ लिया जाए, ये हमारे पास क्या है, मुख अक्ष। पहली स्थिति ये है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहली स्थिति हमारे पास ये है कि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। आइए वस्तु को इनफाइनाइट पे, अनंत पे रख दिया जाए। मान लिया जाए सर ए भी हमारे पास एक वस्तु है जो कहाँ पे है, अनंत पे है। अगर ये वस्तु ए भी अनंत पे है तो आइए जो वस्तु अनंत पे है उसका प्रतिबिंब बनाया जाए। प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम देखिए, एक प्रकाश की किरण को हमने लिया जो उत्तल गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के कैसे चलती है, समांतर चलती है। समझ पाए? देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला नियम हमने लगाया कि प्रकाश की किरण को हमने मुख अक्ष से क्या लिया, समांतर लिया। ठीक है ना, क्योंकि उत्तल गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक तल उठा है ना, और उठा होने की वजह से जैसे ये प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय दर्पण पे आगे गिरती है तो उत्तल गोलीय दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। आइए परावर्तित कर दिया जाए, आइए परावर्तित कर दिया जाए। तो आप हमें चित्र में ये देख के बताइए कौन सी प्रकाश आपतित प्रकाश है और कौन सी प्रकाश परावर्तित प्रकाश है। ये वाली प्रकाश आपतित प्रकाश है और टकरा करके परावर्तित हो गई, मतलब फैल गई। ये वाली प्रकाश कौन सी प्रकाश है, ये वाला प्रकाश परावर्तित प्रकाश है। ठीक है ना, अब आगे देखिए, ये भी हमने पढ़ा है कि एक प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है। अब वक्रता केंद्र सी देखो, यहाँ वक्रता केंद्र सी ही तो है। सी मुख अक्ष की परिभाषा में क्या बताया था कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा हमारी क्या होती है, मुख अक्ष होती है। मेरे कहने का मतलब बिंदु P और वक्रता केंद्र C एक ही सीधी रेखा में है ना। और जब एक ही सीधी रेखा में है तो जब हमने दूसरी प्रकाश की किरण को लिया, जब ये दूसरी प्रकाश की किरण आगे किस पे टकराती है, जब ये दूसरी वाली प्रकाश की किरण इस उत्तल गोलीय दर्पण से टकराती है। फिर से बात देखिए, एक बार फिर एक बार देखा जाए, जब ये वाले प्रकाश की किरण बच्चा उत्तल गोलीय दर्पण से टकराती है, तो जब ये वाली प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय दर्पण से टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वो वापस लौट जाती है। पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। क्यों वापस लौट जाती है, क्योंकि सर ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों एक ही सीधी रेखा में है। ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों एक ही सीधी रेखा में है। और जब ये प्रकाश की किरण बच्चा इस उत्तल गोलीय दर्पण से टकराएगी तो टकरा करके पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए इसमें फैला हुआ प्रकाश ये वाला है बच्चा, और इसमें जो फैला हुआ प्रकाश है, जो परावर्तित प्रकाश है, जब उसको पकड़कर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो फैला हुआ प्रकाश है इसी फोकस बिंदु से निकलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। इसी फोकस बिंदु से निकलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है ना, आइए एक और समझ लिया जाए। समझाने के लिए एक और किरण मैंने लिया मुख अक्ष के समांतर। क्या ले लिया, एक प्रकाश की किरण को हमने मुख अक्ष की क्या ले लिया, समांतर ले लिया। ठीक है ना, वही नियम है कि जब ये वाली प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय दर्पण पे आगे टकराएगी या उत्तल गोलीय दर्पण पर आपतित होगी तो उत्तल गोलीय दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों क्या करता है, फैला देता है। मेरे कहने का मतलब ये आपतित प्रकाश है, ये कौन सी प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश है। ठीक है ना, इसमें जो परावर्तित प्रकाश है, अगर उस परावर्तित प्रकाश को पकड़कर मैं पीछे की तरफ बढ़ना हूं, पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए। देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है ना, तो इस परावर्तित किरण को जब मैं पकड़कर पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, आइए बढ़ा दिया जाए। जब इस परावर्तित किरण को आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहां से होकर जाएगा, F से ना। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चा कि जो परावर्तित प्रकाश है ऐसा हमको आभास होगा इसी फोकस से निकलता हुआ क्या होता है, या इसी फोकस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, या इसी फोकस बिंदु से निकलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है ना, तो जब बच्चा वस्तु अनंत पे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है। बनता कैसे है, पहली बात दर्पण के सामने की दर्पण के पीछे, सर प्रतिबिंब दर्पण के कहां, पीछे। बना कैसा है, अब ये देखिए वस्तु मेरी अनंत पे है, वस्तु मेरी कहां पे, अनंत पे है। तो दर्पण वस्तु अनंत पे है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कहां है, पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा है सर, क्योंकि प्रकाश की किरणों को, क्या ये प्रकाश की किरण वास्तव में काटा कि जबरदस्ती करवाया गया है, सर जबरदस्ती करवाया गया है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब पहली बात आभासी बनेगा, है ना, और दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा।
आभासी बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। और दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। ये मेरी पहली शर्त है। क्या? कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। सर बना कैसा? आभासी बना, वस्तु से बहुत छोटा बना और कैसा बना? सीधा बना। और प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? दर्पण के पीछे बनता है। पहला आइए दूसरा देखा जाए। पहली स्थिति में वस्तु मेरे पास कहाँ पे थी? अनंत पे थी, है ना। अब की बार वस्तु को उठा करके अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए। किसके किसके बीच में रख दिया जाए? वस्तु को उठा करके, मतलब फिर से बात सुनिए, पहली स्थिति में वस्तु अनंत पे थी, ठीक है ना। अब की बार हम क्या करेंगे? वस्तु को उठाकर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रख देंगे। आइए रख दिया जाए। वस्तु को किसके किसके बीच में रख दिया जाए? सर समझाने के लिए मैं ऐसे बना दिया। वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए। आइए रख दिया जाए। माना ए भी मेरे पास एक वस्तु है जो किसके किसके बीच में रखी है? माना ए भी एक वस्तु है जो किसके किसके बीच में रखी है? अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है, ठीक है ना। आइए इस वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा बना लिया जाए। प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा ये ध्यान से समझा जाए। प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। चलिए देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला नियम हमने लगाया। क्या लगाया? एक प्रकाश की किरण को हमने क्या लिया? मुखज के समांतर। कैसे लिया? मुखज के समांतर। आइए देखिए, एक प्रकाश की किरण को हमने मुखज के क्या लिया? समांतर लिया। चलिए ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली वाली प्रकाश की किरण हमने क्या लिया? मुखज के समांतर। और हमें पता है क्या कि जब जो भी प्रकाश की किरण मुखज के समांतर चलती है, परावर्तन के बाद कहाँ होकर जाती? फोकस से होकर जाती, ठीक है ना। बट हमारे पास ये उत्तल दर्पण है, तो आइए देखिए इसमें क्या है। देखिए, जैसे ये प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुखज के समांतर चलती है, और जैसे ये वाली प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय दर्पण पे गिरती है, तो ये उत्तल गोलीय दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। आइए फैला दिया जाए, मतलब परावर्तित कर देता है। देखिए, जब ये वाली प्रकाश की किरण उत्तल गोलीय दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद परावर्तित हुई, मतलब उत्तल गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण क्या करता है? फैला देता है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसमें ये आपतित किरण है और इसमें ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है, ठीक है ना। एक प्रकाश की किरण को एक दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया और दूसरी वाली प्रकाश की किरण को एकदम गोलीय दर्पण के लंबवत गिराया। कैसे गिराया? एकदम गोलीय दर्पण के लंबवत। और हमें पता है सर, जो भी प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के लंबवत जाके टकराती है तो टकरा के पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। फिर से ये लाइन सुनिए, दूसरी वाली प्रकाश की किरण जो हमने लिया, उस प्रकाश की किरण को उत्तल गोलीय दर्पण पर हमने क्या गिरा? कैसे गिराया? एकदम लंबवत। और जब प्रकाश की किरण एकदम जाके लंबवत टकराएगी तो टकरा के पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। हमें पता है सर, जब प्रकाश की किरण टकराए, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराए और टकरा के उसी मार्ग से वापस लौट जाए, तो इसका मतलब ये कि वो प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जानी चाहिए? गोले के केंद्र से। ये लाइन फिर से बात सुना जाए। मैं कहा बच्चा, दूसरी वाली प्रकाश की किरण को हम उत्तल गोलीय दर्पण पर कैसे गिराए? एकदम लंबवत। और जब ये वाली प्रकाश की किरण एकदम लंबवत जाके टकराएगी दर्पण से, तो टकरा के पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश की किरण का गिरना और टकरा के उसी मार्ग से वापस लौट जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो किरण कहाँ होकर गुजरनी चाहिए? वक्रता केंद्र सी से। वक्रता केंद्र कहाँ से? सी से। आइए पूरी बात बता दिया जाए। देखिए, पहली वाली प्रकाश की किरण ये है ना जी सर, यही है। और जब ये इससे टकराती है तो टकराने के बाद फैल जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है ना। इसमें जो परावर्तित प्रकाश है उसको पकड़कर हम पीछे की तरफ क्या कर देंगे? बढ़ा दिए। कहाँ? पीछे की तरफ हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद पता चला कि ये कहाँ से होकर? फोकस बिंदु से ना। तो ऐसा आभास होता है कि जो परावर्तित प्रकाश है इसी फोकस बिंदु से आता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है, या इसी फोकस बिंदु से निकलता हुआ या आता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी वाली प्रकाश की किरण को देखिए, इसको हमने कैसे गिराया? एकदम दर्पण पे लंबवत गिराया ना। और जब प्रकाश की किरण एकदम लंबवत आगे टकराएगी तो टकरा के पूरा उसी मार्ग से क्या हो जाएगी? वापस। तो प्रकाश की किरण का गिरना और टकरा कर उसी मार्ग से वापस लौट जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाना चाहिए। आइए देखिए,
जो टकरा के वापस लौट रही है उसी किरण को हम पकड़कर पीछे की तरफ क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पीछे की तरफ जब हम बढ़ाए तो कहां से होकर जाएगा, सी से। सी क्या है, वक्रता केंद्र। सी क्या है, वक्रता केंद्र। अब तवज्जो दिया जाए, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, पहले बात देखिए, दोनों किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो दोनों किरणें एक दूसरे को बच्चा काट देती है, और जहां पर काटती है, जहां पर काट देती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब हमारे पास बन जाता है। क्या क्या बन जाता है, ए डैश बी डैश बन जाता है। ठीक है ना, ए डैश बी डैश बन गया। बना कैसा प्रतिबिंब, आगे देख लिया जाए। वस्तु मेरे पास ए बी है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कौन है, ए डैश बी डैश। सर बना कैसा, पहले ये देखिए बना कैसा। क्या प्रकाश की किरणें बच्चा खुद ब खुद काट रही है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाया गया है? सर प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब मेरा क्या है, आभासी है। प्रतिबिंब क्या है, आभासी है। और जैसे मेरा वस्तु है, जैसे मेरा वस्तु है उसी की दिशा में मेरा प्रतिबिंब है कि नहीं है। इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है। अब कंपेयर कर लो, वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब ये है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। बट प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ है, पीछे है कि सामने है? सर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के कहाँ है, पीछे। ठीक है, ठीक है।